हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे लोग सब, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं साकेत आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल स्टडी विद रितेश पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटेक्निक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं और आप हम दोनों मिल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप सही बच्चे पेन पेपर निकाल लीजिए। मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3। चलिए आई होप आप लोग पेन पेपर निकाल लिए होंगे। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होने जा रहा है और फटाक से उसको सॉल्व कर देना है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? फटाक से सभी बच्चे को आंसर देना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम कर रहा है भैया। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों और इनमें से कोई नहीं। किस लेंस की तरह काम कर रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे और आप सही बच्चे कमेंट बॉक्स में भी आंसर डालते हुए चलेंगे, मैं जरूर चेक करूंगा। तो किस लेंस की तरह काम करता है भैया? अवतल लेंस की तरह। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। बोलिएगा सर कैसे, थोड़ा बताइए अवतल लेंस कैसे आप बोल दिए। चलिए देखते हैं कैसे होता है अवतल लेंस, क्यों होगा भैया। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन फैक्टर है, लोगों को लगता है उत्तल फिर बोल रहे हैं अवतल। मतलब एक सेकंड के लिए मान लीजिए एक कंटेनर है, ये क्या है, पूरा कंटेनर है, ठीक। और इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। अरे पानी भर जाओ जल्दी, कच 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 खच कच कच खाच कच 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 कच, एकदम पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इस पानी के अंदर वायु का बुलबुला। थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसके, थोड़ा सा चलिए। अब एक पानी के अंदर एक बुलबुला बनाते हैं, कुछ इस तरह का बुलबुला बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बुलबुला बनेगा। तो बोलिएगा सर ये तो एकदम स्पष्ट हमको दिख रहा है कि उत्तल लेंस जैसा है। स्पष्ट हमको उत्तल लेंस जैसा दिख रहा है, नहीं, यही दिक्कत है ना। देखिए जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है ये पूछ रहा है। देखिए जल में जो पानी का बुलबुला बन रहा है उसका सरफेस, इसका जो सरफेस होगा, सरफेस, सरफेस नो डाउट कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, नो डाउट। लेकिन काम कैसा करेगा अवतल, ये कैसे हम बोले, हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब कोई भी रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किधर जाता है? सघन से विरल में, सॉरी, ओह हाँ, सघन से विरल में जाता है, किधर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाता है, ठीक। मान लीजिए ये क्या, ये एक सघन माध्यम है, ये नॉर्मल है, सघन से विरल में गया तो नॉर्मल से दूर जाएगा। पानी क्या है मेरा, सघन माध्यम है। कंपेरेटिवली वायु का जो बुलबुला बना है इसकी, यदि यानी कि इसके अंदर क्या है, एयर। तो पानी के कंपैरिजन में एयर क्या है, विरल माध्यम है। तो पानी से जब एयर के अंदर जा रहा है यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। मतलब इस तरह का मेरा ये मान लीजिए पानी का बुलबुला है और यहां से ये पूरा पानी है, ये क्या है, मेरा पूरा पानी है, ठीक। तो जब मेरा ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल है, तो क्या होगा, दूर भागेगा। मान लेते हैं ये मेरा नॉर्मल है, तो ये क्या है, नॉर्मल से दूर भागेगा। कैसा जा रहा है, डाइवर्जिंग। क्या हो रहा है, डाइवर्ज, यानी कि और अवतल लेंस का क्या काम है, रे आया, रे को इसे डाइवर्ज कर देना, इसे डाइवर्ज कर देना। वही काम तो यहाँ भी हो रहा है कि रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी से एयर में घुस रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में घुस रहा है, इसीलिए रे क्या हो रहा है, इससे दूर भाग जा रहा है। और अवतल लेंस भी क्या करता है, रे को इससे दूर भगा देता है, इसीलिए
पानी में वायु का बुलबुला कैसा काम करेगा, तो एकदम अवतल लेंस के जैसा। हाँ, यदि ये पूछ दे कि पानी में एयर का बुलबुला जो बनेगा उसका सरफेस कैसा होगा, तो सरफेस ऑब्वियसली बात है उत्तल लेंस होगा, लेकिन काम अवतल लेंस वाला करेगा। आई होप आपको ये फील आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव है, अवयव क्या है? प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, जल्दी बताएंगे सही बच्चे। ठीक, आई होप आप लोग आंसर कर लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में भी आंसर डालते हुए चलिएगा, मैं बस आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं। क्या है? बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, तो वाटर गैस, वाटर गैस। एक नो सॉरी, ये क्या प्रोड्यूसर गैस का अवयव है, और हाँ ये क्या हो जाएगा मेरा वाटर गैस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, फटाक से आप लोग आंसर कर लीजिए, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए, डाल दिए, वेरी गुड। क्या, तो टार्टरिक अम्ल। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, एकदम बोलिए अक्सर, एकदम ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन दिया आप, एकदम बच्चा वाला हलवा टाइप का। कौन सा, तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है बताइए? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कौन सा होता है? गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, फटाक से आप लोग आंसर कीजिए, तो नोटबुक पे नोट कीजिए फटाक से। गोबर गैस में कौन सा गैस होता है भैया, तो मीथेन। अच्छा यदि हम आपसे पूछे आप यहाँ पे इथेन का मुझको क्या कहता है, केमिकल फॉर्मूला बताओ, ठीक, क्या बोलिए इसे? मीथेन का लिखा हुआ है CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा, बताइए तो। आई होप फटाफट आप लोग क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिए आंसर, तो फटाफट डाल दीजिए आंसर कमेंट में। इथेन का मेरा क्या हो जाएगा भैया, C2H6। ये सब एकदम बच्चा वाला बात है और ये सब आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी ये सब भी डायरेक्ट पूछ लेता है। प्रोपेन क्या हो जाएगा, C3H8, और इसी तरह ब्यूटेन हमारा क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनाता, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे फटाक से, फटाफट सही बच्चे बताएंगे। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके कर किस रंग का अवक्षेप बनाता है, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा भैया? चलिए नेक्स्ट बताएंगे। ओजोन के क्षय का कारण है, यानी कि ओजोन लेयर जो है इसका विना क्षय मतलब कि हट रहा है, विनाश हो रहा है, इसका क्या कारण है? जल्दी बताएंगे, फटाक से बताएंगे। ओजोन के क्षय का क्या कारण है, जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएगा भैया? CFC, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? जल्दी बताइए, बहुत ही इजी सा। प्रथम फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ठीक, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, जल्दी बताइए। ऐसे कीजिए, ठीक, आप सभी को ये पता होगा और पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है भैया? जल्दी बताएंगे। देखिए ये जो आपका है, ठीक, जल्दी बताएंगे। ऊपर क्या दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। फिर ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और लास्ट ये जो लास्ट ये जो इधर बचा, ठीक, ये क्या दर्शाता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। समझ गए? समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट बताइए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया मेरे? विद्युत मोटर, जल्दी बताएंगे, सही बच्चे बताएंगे फटाक से। वेरी गुड। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी ले बताएंगे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सभी बच्चे फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे अपने नोटबुक पे, ठीक, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर डालते हुए चलेंगे। मैं सभी का आंसर चेक करूंगा, ठीक है। विद्युत मोटर किस, देखिए हम आपको समय भी दे रहे हैं, एकदम काफी समय दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर लीजिए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक, तो क्या जगह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए, और साथ साथ अपने इस प्यारे से सेशन को, प्यारे से चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छी शिक्षा अच्छे से डिटेल में समझ सके, अच्छी शिक्षा पा सके और अपने लाइफ में सक्सेस हो सके, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी ये सब वीडियो जरूर शेयर करेंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी बताएंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी बताइए। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है भैया? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा, सबसे पहली बात, रियल होगा। अब देखिए, जो इमेज रियल है इतना हम लोग जानते हैं, रियल इमेज जो है, सीधी सी बात है, जो इमेज रियल है वो क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक, या जो इमेज उल्टा है वो रियल होगा। आप दोनों में से कोई एक बात ऐसे बोल सकते हैं, उल्टा इमेज है तो वो रियल होगा, ठीक, और इधर रियल इमेज है तो वो उल्टा होगा, चाहे वो लेंस में हो या मिरर में हो, ठीक, चाहे वो लेंस के लिए हो या मिरर के लिए हो। आपको 6 पोजीशंस, मिरर का भी 6 पोजीशन पता होगा, ठीक। एक कंडीशन, जब फोकस, ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाए तब उसका इमेज कहाँ? तो पीछे यहाँ बनता है, ठीक। बाकी सारे कंडीशन में इमेज क्या बनता है? रियल बनता है, और सारा का सारा इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। तो चाहे वो क्या हो, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे, चाहे वो क्या हो, लेंस हो या मिरर हो, रियल इमेज है तो वो उल्टा होगा, या उल्टा इमेज है तो रियल होगा। और क्या होगा? वास्तविक से छोटा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, जल्दी बताइए, नेक्स्ट देखा जाए। विद्युत आयरन के कुंडली यानी कि क्वाइल में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है भैया? बहुत इजी सी बात है,
विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए, फटाफट बताएंगे सही बच्चे। विद्युत आयरन के कुंडली में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। अल्निको का, ब्रोंज का, नाइक्रोम का, इनमें से कोई नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे राइट आंसर किए होंगे। किसका? नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का भैया क्यों यूज करते हैं? ठीक, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है? बहुत अधिक। रेजिस्टेंस क्या है इसका? बहुत अधिक है। ठीक है, और क्या कारण है? रेजिस्टेंस तो अधिक है ही, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी कि गलने का समय, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? तो वो भी बहुत अधिक है। ठीक है, देखिए नाइक्रोम में क्या है, नाइक्रोम के में कंडीशन क्या है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस है। उसका रेजिस्टेंस जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इतना हाई रेजिस्टेंस की वजह से बहुत जल्दी क्या होता है? पूरा हीट हो जाता है। यानी कि वो क्या करता है? हीट एनर्जी निकाल, पूरा एनर्जी एनर्जेटिक होकर पूरा हीट एनर्जी निकालने लगता है, यहाँ तक एकदम पूरा लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जल रहा हो। ठीक, लेकिन इसके बाद भी क्या है, और इसका प्लस पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस तो हाई है ही, जिस वजह से पूरा एकदम जैसे करंट फ्लो हो रहा है पूरा उसका एनर्जी रिलीज कर रहा है। किस वजह से? रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। बट कंडीशन क्या है? इतना गर्म हो रहा है लेकिन फिर भी पिघल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि पिघलने का जो पॉइंट है, ठीक होता है ना भाई, कोई भी एक चीज मान लीजिए आप क्या कहता है, एक प्लास्टिक को लीजिए, उसको जलाने जाइए, फटाक से पिघल जाएगा। ठीक, तो हर एक चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी पिघलने का एक पॉइंट होता है, कितना डिग्री तापमान पे जाकर ये चीज पिघल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई है, जिस वजह से करंट आता है तो पूरा क्या होता है? पूरा भगभगा के एकदम लाल हो जाता है, जल जाता है। ठीक, एकदम पूरा पीला लाल तरह, एकदम पूरा डीप येलो या फिर एकदम रेड बोल सकते हैं, इतना जल जाता है नाइक्रोम का वायर जो रहता है। आपका क्या कहता है इसमें? अब जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो रूम हीटर सब में भी नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ताकि पड़पड़ा के एकदम फटाक से लाल हो जाए, पूरा हीट हो जाए। उसके बाद प्लस पॉइंट क्या है? इतना हीट होने के बाद भी ये जल्दी पिघलता नहीं है। मान लीजिए कि हीट हुआ, अब फटाक से मेल्टिंग पॉइंट का फटाक से पिघल के टूट गया तार, क्या फायदा? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या बहुत हाई है, तो जल्दी ये पिघलता भी नहीं है। किसका? तो नाइक्रोम का। ठीक है, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई इन द माचिस। ठीक है, जल्दी बताइए, फटाक से आंसर कर लेंगे इसका भी जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे आंसर कर लेंगे फटाक से। जल्दी जल्दी, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? फटाफट आंसर कर लेंगे सभी बच्चे। किसका भैया? दिया सलाई किस फास्फोरस, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। किसका? लाल फास्फोरस का। ठीक है, किसका? तो लाल फास्फोरस का। और यही हम आपसे पूछे किसका, जो तीली होता है माचिस का, यानी कि सलाई का जो तीली होता है, ठीक, दिया सलाई में तो चलिए लाल फास्फोरस, उसका जो तीली होता है, तीली, तीली में किसका यूज किया जाता है भैया? ठीक है, तीली पूछे तो किसका? पोटेशियम। किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। किसका?
तीली में उसका क्या रहता है, तो पोटेशियम क्लोरेट का यूज किया जाता है। किसमें, तो माचिस का जो तीली होता है उसमें क्या, तो पोटेशियम क्लोरेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पे काम करता है? जल्दी बताइए। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो मैं उम्मीद कर, देखिए मैं बस ये आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। हमेशा बोलते हैं कि क्या कहता, जो एकदम अभी आप मान लीजिए खुद को चीट कीजिएगा, हमें या किसी और को नहीं। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम वीडियो पॉज करके पहले सोचना और पहले देना, बिना कुछ भी देखे। या तो सही या गलत, दो ही चीज होगा ना, ठीक है। लेकिन अपने आप को चीट नहीं करना है। एग्जाम हॉल में गलती करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ गलती कर लें, ठीक है। एग्जाम हॉल में गलती करें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग क्लास में गलती करके उस चीज़ को सीख जाएं, लेकिन खुद को कभी चीट नहीं करना है। जल्दी बताइए, यही अंतर होता है। मतलब कुछ क्या कहता है, 99% फेलियर, 99% फेलियर और 1% जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, यही अंतर होता है, ठीक। इस 1% लोगों को ये पता होता है कि भाई हम चीट किसको कर रहे हैं, चीट तो खुद को ही ना करेंगे, ठीक। ये 1% लोग जो है डेडिकेट रहते हैं, नहीं, ठीक है। इसीलिए इस 1% में आना है, ना कि वो 99% के भीड़ में चलना है। किस पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पे काम करता है भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, पता करना संभव नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। क्या जगह, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भारी नाभिक है, कोई भारी नाभिक है, ये क्या करेगा, ये टूटेगा, ठीक। ये जब टूटेगा तो क्या होगा, दो बराबर, दो क्या होगा, दो बराबर नाभिकों में बढ़ जाएगा, लगभग लगभग दो बराबर नहीं लिखिए, लगभग लगभग बराबर लिख लीजिए, दो लगभग लगभग बराबर, दो लगभग बराबर, दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाएगा। ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, लिग्नाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत क्या है? जल्दी बताइए। देखिए इसमें ऑप्शंस भी आपके हम मेरे ख्याल से गलत दिए हुए हैं, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए कोयला का कुछ प्रकार होता है, ठीक है। हम कुछ कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, जैसे बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस निम्नलिखित में से कोयला में कार्बन का प्रतिशत, बिटुमिनस, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं कार्बन प्रतिशत, ठीक है। यहाँ क्या कोयला का नाम बिटुमिनस में जो है कार्बन में, ठीक, लगभग क्या कहता है, 45 से 85-86 आप बोल सकते हैं, 85% 86% के आसपास कार्बन रहता है, ठीक। 45% हम लिख, 45% से 85% के आसपास क्या रहता है, कार्बन रहता है। उसके बाद जैसे जो आपका क्वेश्चन है लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक। तो लिग्नाइट में ऑप्शन आपका उतना अच्छा दिया हुआ नहीं है, लिग्नाइट में बहुत कम, जैसे 25% से 40 या 35% आप लिख सकते हैं, ठीक। 25 से 35% के आसपास कार्बन रहता है, किसमें, तो लिग्नाइट में। उसके बाद आप लिख सकते हैं ओट,
ये सब कोयला का कुछ प्रकार है। जैसे पोर्ट लिख सकते हैं, पोर्ट में लगभग 50 से 60% के आसपास, 50% से 60% के आसपास कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, कलर तो विजन नहीं है, ठीक, पोर्ट लिख लिए। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट लिख सकते हैं, ठीक। एंथ्रेसाइट में लगभग 91%, लगभग 91% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है एंथ्रेसाइड को, एंथ्रेसाइड में कितना, लगभग 91%। और इस एंथ्रेसाइड को जो है सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध कोयला, सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है इसको, ठीक है। एंथ्रेसाइट क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा है लगभग लगभग 91% के आसपास पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में। ये सब कोयला का कुछ प्रकार है, आप लोग नोट रखेंगे क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, और एंथ्रेसाइट में और भी बहुत क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो है बहुत कुछ और एक्स्ट्रा में भी पाया जाता है, जैसे जैसे क्या क्या, एंथ्रेसाइट में जैसे मान लीजिए क्या कहता है, हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग 3% के आसपास। उसके बाद आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन बोल सकते हैं लगभग, नहीं एक सेकंड, हाइड्रोजन, फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन, लगभग 2.5% के आसपास पाया जाता है। और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंथ्रेसाइट में, ठीक, नाइट्रोजन प्लस, इधर नहीं, राख लिख सकते हैं, राख पाया जाता है लगभग 2.5%। उसके बाद एंथ्रेसाइट में क्या कहता है, नाइट्रोजन प्लस सल्फर, नाइट्रोजन प्लस सल्फर पाया जाता है लगभग 0.5%, ठीक है। इन इतना सब इंग्रेडिएंट जो है एक लाख इसमें एंथ्रोसाइट में पाया जाता है, इसीलिए एंथ्रोसाइट को एक बहुत ही मतलब सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, किसको, एंथ्रोसाइट को, क्योंकि इसमें इतना इतना चीज पाया जाता है। और खासकर कार्बन जो है लगभग 91% एकला सिर्फ कार्बन पाया जाता है, इसीलिए एंथ्रोसाइट को सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और फटाक से बताएंगे, नेक्स्ट देखिए और फटाक से बताइए। फटाक से बताएंगे नेक्स्ट देख के। केलामाइन, केलामाइन किसका अयस्क है, जल्दी बताइए, केलामाइन किसका अयस्क है। तो आई होप आप सभी इसका आंसर भी कर लिए होंगे। देखिए चीट नहीं कीजिएगा, हम हमेशा बोल रहे हैं, किसका है, तो जिंक का। केलामाइन किसका अयस्क है, केलामाइन किसका अयस्क है, तो याद रखेंगे जिंक का, ठीक है। उसके बाद यदि हम आपसे यहाँ पे पूछ दे मरकरी का अयस्क क्या है, ठीक, मरकरी का अयस्क क्या है, यदि हमसे पूछ दे मरकरी का, केलामाइन किसका अयस्क है, मरकरी का क्या है, क्या बोलिएगा, सिनाबार। उसी तरह यदि हम आपसे पूछ दें कॉपर का, ठीक है, इधर से कॉपर का पूछ दें, इसी तरह यदि हम आपसे पूछ दें सोडियम का,
क्या सोडियम का क्या बोलिएगा? बोरैक्स। ठीक, बोरैक्स मेनली है, मेनली बोरैक्स, बट इसका सोडियम का कुछ एक्स्ट्रा में भी आप लिख लीजिए। ठीक, और क्या है? कॉमन सॉल्ट, ये सब भी क्या है? सोडियम का अयस्क है। ठीक है, मेनली क्या है? बोरैक्स। मेनली क्या है भैया? तो बोरैक्स। निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है? जल्दी बताएंगे, निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है भैया? कौन है नाभिकीय ईंधन सबसे अधिक, मतलब सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज फर्स्ट क्लास था, इसीलिए हम लोग लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं, कम क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अधिक क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर होकर बैठे रहेंगे हमेशा क्वेश्चन करने के लिए, और चीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में अधिक क्वेश्चन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।